न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम निवेश महाकुंभ में महादंगल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। 3 दिनों के निवेश महाकुंभ का आगाज लखनऊ में हो चुका है। सवाल है कि 32.92 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश प्रस्ताव से यूपी उद्यम प्रदेश बनेगा। क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा होने वाला है? क्या ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये सपना पूरा करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि देश अगर दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी ड्राइविंग सीट पर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। लेकिन चैंपियन यूपी में हो रहे इन्वेस्टमेंट की ईमानदारी पर विपक्ष खासकर अखिलेश यादव को शक है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि समिट के बहाने जनता को धोखा दिया जा रहा है। वहीं योगी सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है। तो आज के इस खास कार्यक्रम निवेश महाकुंभ पर महादंगल में हम सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ प्रशांत उमराव पटेल जुड़ रहे हैं, जो कि एडवोकेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसके अलावा जैनेन्द्र अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा प्रोफेसर अमन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बैंकिंग एवं फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। गौरव जैन कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सबको बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात सरकार के द्वारा की गई है और अब उत्तम प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। यहाँ आयुष सूर्यवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तम प्रदेश बन गया है, ऐसी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है, जिसकी आधारशिला रखी जा रही है? क्या कुछ वहां पर इस दौरान हुआ है, मैं चाहूंगा आप बताएं। बिल्कुल शुभम, इस वक्त मैं वसुंधरा योजना में ही मौजूद है, जहां पूरा ये कार्यक्रम शुरू हुआ और अभी भी कई सारे सेशंस चल रहे हैं, जहां पर देश के और दुनिया के बड़े उद्योगपति चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर शाम 6 बजे तक ये सेशन चलने हैं। और बात उत्तम प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने का एक जो सरकार का दावा है, जो सरकार का विजन है, उसकी अगर की जाए तो आज कुल लगभग 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। और अगर ये जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो जीएसडीपी प्रदेश की अर्थव्यवस्था है 22 लाख करोड़ की, उसमें अगर सोचिए एक बार 33 लाख करोड़ और एड ऑन हो जाता है तो ये आंकड़ा 50 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। हम कई राज्यों को एक झटके में पीछे छोड़ने का मादा रखते हैं अगर इस लिहाज से निवेश हो जाता है। हालांकि कई चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां कि वो निवेश जो है वो उसी तरह से धरातल पर उतरे जिस तरह से बातें की गई है। सबसे बड़ा एक जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रखा है, वो अगर साकार करना है, उस टारगेट को अगर अचीव करना है, तो उस लिहाज से भी आज का जो इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ है वो बहुत अहम है, क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 80 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, वो भी आने वाले 5 साल के अंदर। उस लिहाज से भी बड़ा चैलेंज देखा जाता है। और भी कई फैक्टर्स हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार बातें रखी गई हैं, चाहे वो जीएसडीपी के हिसाब से पर कैपिटा जो इनकम है वो 2012-13 में लगभग 40,000 हुआ आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। हिमांशु गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा सुशांत मुखर्जी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की बात अब की जा रही है, कितना सरकार इस ओर आगे बढ़ पाई है? कैसे इस इन्वेस्टर समिट में निवेश को लेकर जो विपक्ष की तरफ से आपको घेरा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि पुराना जो निवेश किया गया था आप उसको ही जमीन पर फलीभूत नहीं कर पाए? देखिए शुभम जी, आज ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जो भी उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले हैं या शुभचिंतक हैं, जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आज जो भी डेटा है 33 लाख करोड़ के लिए एमओयू साइन हुए हैं, और जो पिछला भी जो इन्वेस्टमेंट समिट हमारा हुआ तो उसमें 3.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। उससे लगभग 15 लाख लोगों को उससे रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मिला था। और किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कंपनीज को लाने के लिए हमें वहां पे एक पहले चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है।
पहले वो चीजें 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे हैं, 10 एयरपोर्ट हैं, उसमें से 3 इंटरनेशनल है, 2 इंटरनेशनल और बन रहे हैं और टोटल 19 एयरपोर्ट हर 3 साल में, अगले 3 साल में संचालित हो जाएंगे। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि विपक्ष में आप हैं और लगातार मजबूती से अपनी बात प्रखरता से आप कहते हैं, जो उद्यम की बात की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहले बात की गई, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा रहे, लोग सुरक्षित रहे, क्राइम कम हो, तमाम आंकड़े उसको लेकर भी सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब उत्तम प्रदेश की जो बात कही जा रही है, क्या वाकई में सरकार उस ओर आगे बढ़ पा रही है? धर्मेंद्र शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी शब्दों के जाल में फंसाने का बड़ा नायाब फार्मूला लेके आती है। उत्तर प्रदेश बना नहीं पाई, अब उत्तम प्रदेश की बात करेगी और इसलिए करेगी कि उत्तम की बात ही खत्म हो जाए, उस पर डिबेट खत्म हो जाए। मैं 2-3 आंकड़ों के साथ आपकी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास करूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर निवेश नहीं हो रहा, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ निवेश नहीं हो रहा, कागजों पे हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि निवेश हो रहा है, तो जो निवेश हो रहा है वो जा कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश में जो नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं 2021-22 यानी 2022 का जो आंकड़ा है, उसमें विकास दर में 19 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पे चला जाता है। यहाँ तक कि बिहार 4थे स्थान पे आता है, उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पे चला जाता है। यानी निवेश अगर आ रहा तो जा कहाँ रहा ये बताना पड़ेगा। रही बात पोस्टरों में इन्वेस्टमेंट और निवेश दिखाने की बात है, तो मैं आज का एक ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का कोट कर देता हूँ। 1.57 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का MOU साइन हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1.57 करोड़ जो दावा करती है, एक बच्चे पर 1 पैसा पड़ता है। अगर 1.57, 1 मिनट मेरी बात पूरी कीजिए, 1.57 करोड़ का होर्डिंग लगा देगी, तो मुझे लगता है उसको राजनीतिक फायदा हो जाएगा। इस पर जवाब दूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस पर जवाब दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से सरकार के द्वारा लगातार दावे भी किए जा रहे हैं उद्यम को लेकर, और जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, जैसे कि ODOP की जो योजना इन्होंने शुरू की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर एक जिले से एक उत्पाद की योजना लाए, इसमें निवेश के अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बाहर भेजा जाए, उनको कैसे जो लोकल है उनको ग्लोबल किया जाए, इसको ये और सरकार जो प्रतिबद्ध नजर आ रही, तो ये भी तो एक पॉइंट है जिसको सरकार उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ODOP जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम इनका पूरी तरह से फेल है। आप जिस जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, इसे सटा हुआ गाजियाबाद है, गाजियाबाद के प्रोडक्ट का नाम बता दें। थोड़ा दूर चले जाएं अम्बेडकर नगर में एक प्रोडक्ट का नाम बता दें, तो मैं मान जाऊंगा कि पूरी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम भी कर रही है। कोई काम नहीं कर रही है, फर्जी बात है। जी प्रशांत जी, देखिए, इस तरह की झूठी बातें ये लोग फैलाई, चुनाव के पहले भी फैलाने का काम किए। आज जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सभी 75 जिलों में इन्वेस्टमेंट होने का काम किया गया। पहले की सरकारें कोई सफाई का खाली विकास करता था, 2 जिले का प्रोडक्ट बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, पहले कोई सफाई का विकास करता था, कोई गौतम बुद्ध नगर का विकास करने का काम करता था। और भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर सभी जिलों का समान रूप से विकास करने का काम किया गया है। आज किसी की नेता की जेब में कोई 1 रुपया नहीं जा रहा, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। 6 साल के शासनकाल में हमारा कोई 60,000 भाग गया, कहाँ भाग गया? यही आप लोग इस तरह, आप लोग इसी में सत्ता में चले गए। बैंक ने क्लियरिफाई किया, मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूँ, अडानी अपनी बात कह दी, बैंकों ने अपनी बात कह दी, भारतीय जनता पार्टी को, मेरी कोई कंपनी नहीं। अडानी बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के पहले से अडानी अपना व्यापार कर रहे हैं। पहले ये विपक्ष और कम्युनिस्टों की स्ट्रेटजी है, पहले वो टाटा अंबानी को गाली देते थे, आज अंबानी अडानी को गाली दे रहे हैं। आपको पीड़ा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से, आपको पीड़ा जो है देश के व्यापारियों से, विदेशी व्यापारी आएगा उसको समस्या नहीं है, लेकिन आपके देश के व्यापारियों को आपको गाली देना है। देखिए, सभी से सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, लेकिन हम उनके साथ भी थे, तो हमारी विचारधारा पार्टी की वही थी, हमारी विचारधारा नहीं बदली थी। वो चुनावी गठबंधन होता है, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर होता है, उसके लिए हम एक साथ आए थे। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि आपको जहाँ ज्यादा सम्मान मिले, चाचा जी को भी लेटर लिखा था इन्होंने कि जहाँ ज्यादा सम्मान मिले वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। खैर, उस चीज को छोड़ देते हैं। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि अभी जो निवेश आ रहा है, तो इनके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2015, 2014, 15, 16 में 3 इन्वेस्टर समिट हुई थी, मुंबई, दिल्ली और दुबई में। यहाँ क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में इस वजह से नहीं हुई, यहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं थी, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, इस वजह से यहाँ पे करवाने में असमर्थ थे। दूसरी चीज कि तीनों को मिला के 1,10,000 करोड़ का निवेश आना था, लेकिन 1,000 करोड़ का निवेश आया केवल,
और तीसरी चीज, इन्होंने बिन जायज ग्रुप के साथ भी एक समझौता किया था लगभग 20,000 करोड़ का, जो लुलु मॉल वाले बिन जायज ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने आने से मना कर दिया था। उसके बाद 2018 में जब इन्वेस्टर समिट दोबारा हुई योगी जी के शासनकाल में, तब उन्होंने घोषणा की कि 2000 करोड़ का वो लुलु मॉल बनाया जाएगा जो पिछले साल बना है। तो क्यों निवेशक निवेश करने डर रहे थे? क्योंकि भ्रष्टाचार था यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कों का जाल नहीं था। माफ कीजिएगा, आप ये मानते हैं कि अब भ्रष्टाचार भी कम हो गया है और लोग सुरक्षित हैं? नहीं, भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही है। साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो निवेश की योजनाएं आ रही हैं, पहले क्या होता था कि अगर नोएडा में देखिए तो नोएडा में आएगी, कानपुर में आएगी, लेकिन अभी क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि हमारे नाम बदल दिए, जो हमारा काम किया गया है, जो आपका काम बोल रहा था, उसके नाम बदल दिए गए। क्या ऐसा वाकई में होता नजर आ रहा है? एक बात यहाँ पर रखी है, जैसे कि जैन शुभम जी, पहले तो हरबंसी साहब जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उत्तर प्रदेश का, उसमें समाजवादी ने जितना काम किया है, आप पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठा के देखिएगा, क्योंकि हमारे सामने बच्चे भी बैठे हैं, ये भी देखेंगे। जो मेट्रो की शुरुआत हुई है, जो सबसे इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का साधन है एनसीआर वगैरह में, 5 जगहों पे समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज तक कहीं नई जगह पे मेट्रो का शुरुआत नहीं किया है। दूसरी बात, जो एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना है, वो बहन जी के टाइम में बना था, उसके जस्ट बाद तो निवेश महाकुंभ पे मैं वापस आता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया आपके पास। निवेश महाकुंभ पे ये राजनेताओं का, ये राजनीतिक दलों का पक्ष था। मैं अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए सरकार कह रही कि हम प्रतिबद्ध हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप फ्लॉप हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आंकड़ों में बात कर रहे हैं, आपके अगर नजरिए से देखें तो क्या आपका मानना है, क्या वाकई जो उत्तर प्रदेश है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है? देखिए, भारत में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जितना निवेश हुआ है, चाहे वो रोड्स को लेकर के हो, रेलवेज को लेकर के हो, या आपके एयरपोर्ट्स आने की बात करें, वो बहुत कहीं गुना हुआ है। जो भी स्कीम्स की बात करें, जैसे 7,000 करोड़ के अभी प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, 32,000 बजट में एलोकेट किया गया था। ऐसे ही जो डिफरेंट इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, जिन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, वो नोएडा में आए। ये भी देखा गया जो जिस तरीके से 32.92 लाख करोड़ का जिस तरीके से निवेश हो रहा है, कहीं ना कहीं हम इसको देखें जीडीपी से भी, आप देखिए जीएसडीपी जिसे कहते हैं, वो 11% से ऊपर है सीएजीआर के अंदर। वो अपने आप में दिखाती है कि ये काफी अच्छा है। आपका जो फूड प्रोडक्शन है 17% है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश से अपने आप। बाकी के जो भी प्रोडक्शंस हैं, चाहे वो पल्सेस के हों, चाहे किसी और चीज के हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश कहीं आगे है। 40,000 से ऊपर एग्रो बेस्ड कंपनीज हैं यहाँ पे। 365 के आसपास उससे ज्यादा लार्ज एग्रो बेस्ड कंपनीज बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब अपने आप में उत्तर प्रदेश को काफी आगे पहुंचाता है। चलते हैं सीधे वाराणसी। सुशांत हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे। निवेश की बात लगातार हो रही है, उत्तर प्रदेश पे निवेश आ रहा है और जो इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा डेवलप करेगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले समय में होगी, ऐसी आशा जताई जा रही है। क्या कुछ वाराणसी के लोगों का मानना है, और इस जो इन्वेस्टर मीट हो रही है इसको लेकर क्या सोचना है? देखिए, हमारे साथ उद्यमी मौजूद हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाने की जो एक श्रृंखला है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हम उद्यमियों से जानेंगे। जिस तरह से खुद सीएम योगी ने कहा कि हमें 23 लाख करोड़ का अनुमान था, पर 32 लाख करोड़ से भी अधिक का इस समय इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। हमारे साथ उद्यमी है, सीधे उनसे बात करते हैं। ये जो इन्वेस्टर मीट है, इससे क्या लगता है आपको? खास तौर पर पूर्वांचल इसलिए भी खास निगाह में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस पूरे इन्वेस्टर मीट में अगर उत्तर प्रदेश है तो वो ड्राइविंग सीट पर है पूरे इंडिया में। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से देखते हैं इस इन्वेस्टर मीट को और कितना कुछ फायदा होने वाला है? एकदम सही कहा आपने। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतवर्ष ही नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश में इस तरीके का इन्वेस्टर समिट और इस तरह का एक जोश, एक लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला है। और जो इन्वेस्टमेंट की बात है, अब मान लिया हम लोग चंदौली जिले, बनारस जिले को ही देख ले, जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ अपने आप आया है और लोगों का जिस तरीके से रुझान है, वो इसलिए है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना और पॉलिसी बहुत अच्छा होना, और उसके बाद यहाँ के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश का, उसका सही होना।
ये बताइए क्या लगता है आपको, आप इतने पुराने उद्यमी हैं, आपने बहुत सारे सरकारें देखी होंगी और इस समय जो इन्वेस्टर मीट 2 साल से चल रहा है, इसका क्या व्यापक असर हो रहा है जमीनी स्तर पर बताइए, क्योंकि हम लोग तो कागजी स्तर पर देख रहे हैं, आप लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उद्यमी होकर के, क्या परिवर्तन आ रहा है? ये पहली बार ही देखने में आ रहा है कि इस बार जो इन्वेस्टर मीट हो रही है और ये जो जमीन के ऊपर में पहली बार ये उतरने के लिए जा रहा है। आज तक जो इन्वेस्टर मीट होती थी या कोई इस तरह की योजनाएं आती भी थी, वो जमीनी रूप पे कभी मूर्त रूप नहीं ले पा रहा था। तो इस बार उद्यमियों को पूरा विश्वास है और ये ऐसा लग रहा है कि धरातल के ऊपर में। ठीक है सुशांत, वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। ये एक बड़ी बात उद्यमी के द्वारा कही गई है कि पहले जो इन्वेस्टर मीट होती थी वो जमीन पर मूर्त रूप नहीं ले पाती थी, इस बार ऐसा हो रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ पूजा स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी, उनके साथ में कुछ छात्र मौजूद हैं जो कुछ सवाल अपने रखना चाहेंगे। ओवर टू यू पूजा। बिल्कुल शुभम, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में आज निवेश हो रहा है, लेकिन इसको लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या सवाल खड़े होते हैं, ये उनसे जानना बहुत जरूरी होगा। सवाल किसने पूछना है? पहला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम बदुला है। सवाल है आपका? पंकज जी से क्या सवाल पूछना चाहिए? मेरा जो सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है, लेकिन ऐसी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करवाएगी टू बिल्ड अप देयर बिजनेस एंड टू रन देयर बिजनेस स्मूथली। ठीक है, सीधा सटीक सवाल आपसे ये है प्रशांत जी कि क्या फैसिलिटीज आप देने वाले निवेशकों को कि वो यूपी की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि वो बहुत सारे हैं यहाँ पर, सवाल भी बहुत सारे। एक और सवाल बस ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संचिता अग्रवाल है। आपका सवाल क्या था? मेरा प्रशांत जी से ये सवाल है कि हम जो यूपी सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोगों की बहुत जॉब्स जा रही है, तो फिर हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल, युवा है तो बेरोजगारी पर भी सवाल पूछेंगे सर। और ये दोनों ही सवाल बहुत जायज है, मैं चाहूंगा बहुत इत्मीनान से आप इन दोनों के जवाब देंगे। पहले क्या होता था, किसी व्यापारी को आने के लिए तमाम विभागों में लाइसेंसिंग के लिए, बाकी कामों के लिए अलग अलग चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सिस्टम ये किया गया है कि 29 विभागों के लिए जो भी आपको लाइसेंसिंग है, कोई भी चीजें हैं, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया गया। आपको एक ही जगह जाना है, एप्लीकेशन करना है, बाकी चीजें चाहे बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, और जो भी उनको जो है औपचारिकता है वो सब जगह एक जगह से उनको करने का काम किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रा सुविधा उनको देने का काम किया गया है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद हुई है, संगठित अपराध गिरोह माफिया का नहीं है कि आप कोई जाके वहां से उनसे कोई मांग करेगा। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट से लेकर और रेलवे लाइन और ये एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछाया गया है। दूसरी तरफ जहां रोजगार की बात है, सरकार जो है चाहे सरकारी नौकरी हो या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राइवेट नौकरी, इन सब के लिए लगातार काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर में और लगभग पिछले 6 सालों में 16 लाख लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें वो स्वरोजगार अपना सकते हैं। सरकारी नौकरी में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश में देने का काम किया गया है। मुद्रा लोन हो या बाकी स्कीम्स के माध्यम से लगातार लोगों को स्वरोजगार के लिए भी अपनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, युवाओं को ध्यान में विशेष में रख करके कार्य योजनाएं और नीतियां बना रही है। और ये इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट आएगा, उसका भी लाभ सबसे अधिक युवाओं को ही मिलने वाला है। लेकिन जो दूसरा सवाल इनका था नौकरियां जाने वाला, मैं इस पर भी आपसे उत्तर लूंगा, लेकिन वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हिमांशु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि डेवलप्ड एरिया माना जाता है, कृषि के क्षेत्र से भी हम देखें और इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ पर मौजूद है इसके द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पर नौकरियां करने आते हैं। इस बार इन्वेस्टर मीट से खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको गाजियाबाद के बारे में बता दूं। गाजियाबाद से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, देखा जाए एक जिले के लिहाज से तो 1,05,000 करोड़ रुपए के अब तक MOU साइन किए जा चुके हैं और तमाम उद्यमी हमारे साथ हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर। आप तस्वीरों में देखेंगे तो तमाम ये वो उद्यमी है जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपना इन्वेस्ट किया है। खासतौर पर MSME से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे उसी विषय में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो कितना अहम रहने वाला है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सर, आपसे शुरुआत करूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं प्रेसिडेंट हूं गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन का।
किस तरह से देखते हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को, जिस तरह से आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया और जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, अगर ये वाकई धरातल पर उतरता है तो क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसी भी प्रदेश में अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी वहाँ का रोजगार और रेवेन्यू दोनों जनरेट होगा। इस बार पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार देश विदेशों में बहुत मेहनत कर रही है। हम सब लोग गाजियाबाद के उद्यमी इसका स्वागत करते हैं। जनपद गाजियाबाद से 1,05,000 करोड़ रुपए का MOUs प्रस्ताव गए हैं। ठीक है हिमांशु, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए, चूंकि लगातार जो उद्यमी है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन निवेश पर अखिलेश का जो आवेश है वो भी नजर आ रहा है। इस पर मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा, उनके प्रवक्ता से इस पर जवाब लूंगा और कुछ उनके जो बयान अभी तक अगर हम देखें, उन्होंने कहा है कि लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, उसका पैसा कहां से आया, ये एक सवाल है। उद्योगपतियों का खर्च निकालने के लिए क्या बस का किराया महंगा किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है, जो कि अभी किराया बढ़ाया गया है। उसके अलावा देखिए अखिलेश यादव ने ये कहा है अरविंद कि अगर कोई सूट बूट पहनकर आ जाए तो उससे निवेश करा लेते हैं ये लोग, तो ये क्या मतलब है इसका? शिवम जी, मैं जो गाजियाबाद के उद्यमी बैठे थे उनमें मैं एक व्यक्ति को पहचानता हूं और वो मेरे पास आए थे, नाम लूंगा तो सही नहीं होगा जी। उनका एक अपना कुछ सिस्टम चलता है बिजनेस का, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मीटिंग करके जितने इंडस्ट्री चलाने वाले लोग सबको बुलाया और स्पेसिफिकली कहा कि आप कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन हमें इतने का एक चिट्ठी बना के दे दो MOU साइन करने का, और हमें गाजियाबाद को नंबर 1 पे रखना है। उनको मैं जानता हूं, उनका नाम ले लूंगा तो ठीक नहीं है। तो ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट, मैं गाजीपुर के भी एक लोग हैं उनको भी जानता हूं, वो भी गए थे कमिश्नर की मीटिंग में, उनको भी बता सकता हूं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इतना बड़ा दावा करते हैं तो जो आप दावा करते हैं उसके रिफ्लेक्शन कहाँ दिखते हैं? क्योंकि बच्चे बैठे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सुविधाएं बढ़ेंगी। अगर सुविधाएं बढ़े तो बस का किराया क्यों बढ़ रहा है? अब बस का किराया देने वाला जो गरीब आदमी है वो तो फिर महंगाई में जा रहा है। महंगाई कम कैसे हो रहा है? महंगाई एक लास्ट बात शुभम जी, जो महंगाई दर है, जो थोक महंगाई है 30 साल के चरम स्तर पर है 15% के हिसाब से, और जो खुदरा महंगाई है 8% के हिसाब से 8 वर्ष से ज्यादा है। जवाब ले लेता हूँ, आखिर कहाँ जा रहा है बताइए ना। प्रशांत जी सर, एक मेरा आरोप, मैं इतनी देर से बैठा हूँ, अब चूंकि यहाँ पर जो विकास का मॉडल बनाया जा रहा है वो बनाया क्या जा रहा है कि सरकारी एसेट्स को बेचकर, आप समझिए लोन की स्थिति क्या है। 55 लाख करोड़ जो था वो 1947 से लेकर के 2014 तक भारत सरकार पे था। आज की स्थिति आप देखिए लोन की क्या है, आज 155 लाख करोड़ जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो आप बैठे हैं आपके ऊपर 1,07,000 रुपए का लोन है, आपको पता है किसी को भी, और ये बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। ये अब पैसा ये अंबानी के पास जा रहा है। जगह आप सरकार में है प्रशांत, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है जवाब देने की। मैं चाहूंगा दोनों देखिए संगीन आरोप है ये। देखिए जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें 1 रुपया हमारी किसी नेता की जेब में नहीं जा रहा। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, रोजगार परक योजनाएं चलाई जा रही है, उसका सीधा सा लाभ जो है, चाहे देश के जो कमजोर वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। हमने कोई अपनी जेबों में डालने का या घोटाला करने का काम नहीं किया है। जो कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं, उन्होंने सम्राट साइकिल उद्योग लगाया था अमेठी में, उसकी जो जमीन है राजीव गांधी फाउंडेशन में चली गई। राजीव गांधी फाउंडेशन में कहता है कि व्यापार नहीं करते हैं, तो वो कितनी जमीन, ये लोग अमेठी में एक अपना बस अड्डा तक नहीं बना पाए। हमने यहाँ पे परिवहन सुविधाएं पहले उत्तर प्रदेश में कैसी थी बस की सुविधाएं, आज कैसी हैं, उस चीजों में उसमें बदलाव हुआ है। और एग्जैक्ट जो है उसको परिवहन मंत्री बताएंगे। परिवहन मंत्रालय का काम पहले से चीजें अच्छी हुई हैं, इसलिए उसका किराया बढ़ा, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। चीजें महंगाई सब जगह बढ़ी है, लेकिन अगर ग्लोबल स्तर पर देखें तो भारत की जो है विकास दर 6.7% की दर से बढ़ रही है, तो उससे जो विकास विकसित राज्यों के उनसे कम है। गाजियाबाद से जुड़े हिमांशु। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अभी आरोप लगाया गया था गाजियाबाद कमिश्नर द्वारा, जो उद्यमी है उनको बुलाया गया है, तो जवाब सीधा उद्यमियों से ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर कमिश्नर ने बुलाया गया होगा तो इनको जरूर पता होगा, क्योंकि ये तमाम वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस इन्वेस्ट के अंदर अपना इन्वेस्ट डाला है, निवेश किया है। सर ये आरोप लगा है आप सबके ऊपर कि कमिश्नर ने आपको बुलाया और दबाव बनाया कि आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट ना करें तो कम से कम MOU साइन करके एक एप्लीकेशन दे दीजिए। ऐसा कुछ रहा है क्या? गाजियाबाद के उद्यमियों पर ये दबाव बनाया गया प्रशासन द्वारा? नहीं, मुझे आरोप लगाया गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पॉजिटिव है। उन लोगों ने कांटेक्ट भी किया, हम लोग गए भी सही, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन MSME लेवल पर कितना पहुंचता है। ये बता दीजिए, इस जवाब को आप बता दीजिए, क्या वाकई आपको ये प्रेशर किया गया, प्रेशराइज किया गया किसी की तरफ से कि आप साइन कीजिए MOU को और एप्लीकेशन हमें दीजिए? नहीं। चाहे आप इन्वेस्ट करें या ना करें? नहीं। क्या आपको भी ऐसा दबाव बनाया गया? बताइए, वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु वहाँ मौजूद हैं।
उन्होंने आपका सवाल पूछ लिया, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं। गाजियाबाद के जितने उद्यमियों ने इन्वेस्ट किया है, एमओयू साइन किया, उसमें से 5-6 वहाँ बैठे हैं, उनमें से एक है तो बताएंगे नहीं। आप अगर 1000 के डेटा को 5 आदमी जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। नहीं, उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए सामने कहा है, 2 लोगों ने कहा ना। अगर तीसरे से पूछेंगे, तीसरे ने 3 कह देंगे। मैं चलिए उनसे भी पूछा। हिमांशु 2 लोगों से पूछा जिनसे आपने नहीं पूछा, मैं चाहूंगा उनसे भी पूछ लें, क्या उनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं बनाएगा? कमिश्नर से मीटिंग हुई कि नहीं, पूछ लीजिए उनसे, कमिश्नर से मीटिंग हुई कि नहीं। ठीक है, सवाल सुन लिया आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी उद्यमी हैं, इन सभी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपना जो एमओयू है वो साइन किया है, यानी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। सभी ने इस बात को कहा है कि कोई दबाव नहीं बनाया गया। आपसे ही पूछ लेता हूं, आप यंग हैं, आप भी यंग हैं, क्या आप पर कोई दबाव बनाया गया? क्योंकि कमिश्नर के साथ तो मीटिंग हुई थी, उद्यमियों की डीएम के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो इस तरह का कोई दबाव यहाँ के इंडस्ट्रिस्ट के ऊपर बनाया गया था क्या? नहीं, इस तरह का कोई भी दबाव नहीं बनाया गया, ये बिल्कुल झूठ है। एमओयू साइन करने को लेकर कहा गया हो कि नहीं आपको करना है, एप्लीकेशन पर साइन करने? नहीं, ऐसा कोई दबाव किसी के द्वारा आपके ऊपर बनाया गया सर? नहीं, ऐसा कोई दबाव बनाया नहीं गया। हमारे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि जिसको भी इन्वेस्ट करना है और एक फॉर्म है भरना है ऑनलाइन। आप सभी ने अपनी स्वेच्छा से इन्वेस्ट किया है? आप बताइए, देखिए अब सामने प्रूव हो गया है, उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया गया। नहीं, शुभम जी, आप मुझे बता दीजिए कि उनको अपनी इंडस्ट्री चलानी नहीं चलानी है। अगर ऑन कैमरा बात बोल देंगे कमिश्नर का मीटिंग हुई थी, तो बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं बोलेंगे। आपने चैलेंज किया ना उनको। 5 लोगों में आप कैसे कह सकते हैं? आप 1000 इन्वेस्टर्स। अरे आपने अभी कहा कि 5 में से 3 में 2 लोग नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, अब वो कैसे आप कमिश्नर के यहाँ मीटिंग कर रहे हो और कमिश्नर, अब आप स्टूडियो में आके कोई कहे कि स्टूडियो खिलाफ बोल दो, कोई कैसे बोलेगा? मुझे बताइए। हम इस पर जवाब लेंगे बीजेपी से, लेकिन हमारे सहयोगी मानवेंद्र जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र, आपके पास आऊंगा। प्रयागराज जिसने उत्तर प्रदेश को ब्रांड बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जब कुंभ वहां पर हुआ था तो ग्लोबल लेवल पर उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग हुई थी, लोगों ने पहचाना था। प्रयागराज के उद्यमियों का क्या कुछ मानना है जो निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उस पर विपक्ष का आवेश भी नजर आ रहा है? मैं चाहूंगा उस पर भी आप बात करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तरह से 33 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इस निवेश कुंभ में, निश्चित तौर पर प्रयागराज के हिस्से में भी तमाम जो है निवेश है वो आया है। और 2025 में कुंभ होना है, इस लिहाज से ब्रांडिंग भी होनी है प्रयागराज की। एक बार फिर से 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना। हमारे साथ कुछ स्थानीय व्यापारी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ है और जिस तरह से ब्रांडिंग की गई है, जिस तरह से प्रयागराज में भी कुंभ होना है, तो क्या लगता है कि इस पूरे निवेश कुंभ से उत्तर प्रदेश को कुछ मिला है, प्रयागराज को? बिल्कुल मिला हुआ है। प्रयागराज पहले प्रयागराज को लोग जानते कहाँ थे? अभी इस निवेश से प्रयागराज एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो गया। अभी आप देखिए, महाकुंभ आया नहीं, अभी खाली माघ मेला, जो कि एक सामान्य मेला पहले हुआ करता था, अभी माघ मेला में विदेशियों का आना जाना चालू हो गया है। और इससे इतना उत्तर प्रदेश को लोगों को जो अपना विकास के साथ साथ इतना लोगों को इसमें ही गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट भी हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे क्या लगता है तस्वीर बदलेगी? हाँ, निश्चित रूप से बदलेगी। उद्यम प्रदेश बनाने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल, उद्यम प्रदेश। ठीक है मानवेंद्र, मैं वापस आऊंगा, आप बने रहिए, वापस आपके पास आऊंगा। पूजा, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके आपके साथ में तमाम छात्र भी मौजूद हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि उनके सवाल आप लें और जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं वो जवाब देंगे। बिल्कुल, इनसे सवाल लेना बहुत जरूरी हो जाता है और सवाल फटाफट ले लेंगे हम। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। आपका नाम, किससे आपका सवाल है? मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है। मेरा सवाल प्रशांत जी से है। जैसे हम सरकार इस टाइम बात कर रही है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो हम युवाएं जो है, इससे हम क्या चाहते हैं कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा ही पता है, इधर ग्राउंड लेवल पे इतना नहीं पता है, तो इसके लिए सरकार के कुछ प्रोग्राम, अवेयरनेस होनी चाहिए उसके लिए, आपका कहना ये। प्रशांत जी, ये सवाल आपके लिए है और अगला सवाल आपका। मेरा नाम पुनीत है। मेरा सवाल प्रशांत जी से है कि अगर यहाँ पर निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें समाजवादी पार्टी को उस निवेश में क्या दिक्कत है? तो ये सवाल धर्मेंद्र जी आपसे है। दरअसल आप इसका जवाब दीजिएगा। प्रशांत जी, आप भी जवाब दीजिएगा। और गौरव जी, आपके लिए भी एक सवाल है। सवाल ये है, ठीक उसी तरीके से कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो प्रदेश के विकास के लिए कुछ ना कुछ करती है, नई नीतियां लाती है, परियोजनाएं लाती है। इस पॉइंट को आप उठा भी रहे थे, लेकिन विपक्ष को इसमें ड्रामेबाजी क्यों नजर आती है? मजबूती से अपना पॉइंट रखें। मैं पहले अपनी बात रखूं कि विपक्ष ड्रामेबाजी क्यों कर रहा है। देखिए, ड्रामेबाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि सरकार जो है वो ढकोसलेबाजी कर रही है, और उसका अर्थ समझिए क्या है। यहाँ पर आपने बोला कि हम बड़े बड़े उद्योग लाएंगे। ये जो घटनाक्रम स्टार्ट हुआ,
इन्वेस्टमेंट समिट आप याद रखिए गुजरात में वो होता था वाइब्रेंट गुजरात करके, 2007 से चल रहा। आप उसके उठा के देख लीजिए वहां पर कितने एमओयू साइन हुए, 96% एमओयू जो है वो फेल हुए, वहां पर एक इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वाइब्रेंट सिटी के नाम पे गिफ्ट सिटी बनाई थी उन्होंने, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, क्या हुआ? आज वो दिख रही कहीं पे आपको सिटी? कहाँ गए वो बड़े बड़े बैंक, कहाँ गए वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कहाँ गई वो इलेक्ट्रिक ग्रिड की गाड़ियां और जाने दुनिया भर की स्मार्ट सिटियां दुनिया भर की। तो आप नहीं, अब आप सुन लीजिए, आपने हम पे आरोप, मैं आपको बस 1 मिनट दे दीजिए मुझे। देखिए आपने बोला कि विपक्ष को क्या नुकसान है। विपक्ष को ये दिक्कत है कि आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके नाम पर जो पुअर रिच डिस्पैरिटी है, जो गरीब और अमीर के बीच का फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। गरीब के हाथ में पैसा नहीं जा रहा और जो अमीर के हाथ में पैसा आ रहा है वो पैसा है जो सरकार पुराने संसाधन बेच के ला रही है और उन्हें बेच रही है, और जिससे अमीर आदमी है वो लेके भाग रहा है। तो हमें ये दिक्कत है, इसलिए हम ड्रामेबाजी करते हैं, हम सड़कों पे इसलिए आते हैं क्योंकि खुदरा की रेट जो है वो बढ़ती जा रही है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। मैं अकवंशी जी, मैं आपके पास आऊं, जरा जवाब दे देते हैं। जिस तरीके से आरोप लगाया कि भाई समाजवादी पार्टी क्या दिक्कत है, युवाओं का सवाल है। देखिए भारत एक युवा देश है और युवाओं को सवाल पूछने का हक है। समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है और मैं तो विशेष तौर पे करता हूं, मैं इनके बीच ही रहता हूं। मुझे आपको ये बताना है कि ऑस्टिन विश्वविद्यालय है एक, जिसके एमओयू साइन हुए थे, 35,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे और 5,000 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें देने की बात कही थी। और वो विश्वविद्यालय फर्जी विश्वविद्यालय है और उसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, 15-16 का स्टाफ है। उसके लिए यहाँ के जो मंत्री हैं, मंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पा लिया है और वहाँ पे रोड शो किया, और उसके पैसे और खर्चे की बात मैं नहीं करूंगा, छोटी बात है, जो वहाँ मौज मस्ती करके आते हैं उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 5,000 एकड़ जो जमीन दे रहे हैं उसकी कीमत उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सवाल मेरा भी है उत्तर प्रदेश सरकार से, सवाल आपका भी होना चाहिए। आप भले ही किसी विचारधारा से जुड़े हों, आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट, यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के जितने सेक्रेटरी हैं, एक यूनिवर्सिटी आपकी पार्टी ने बनाई थी, पूरी होने दीजिए, तरीके से बनाई। देखिए आप टोक के बीजेपी का समर्थन मत करें। आप मुझे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बच्चा सवाल पूछ लेगा, मैं कहीं गलत हूँ तो बच्चा, मेरी बात पूरी होने दीजिए क्योंकि सीमित समय है ना। हाँ सवाल, अब जो कि आपने यूनिवर्सिटी की बात की तो यूनिवर्सिटी पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के नेता ने भी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी और वो किस तरीके से बनाई गई, गरीबों की जमीनें हत्या के लगातार आरोप लग रहे हैं और उसके बाद उसको गिराया भी गया, वहाँ पर जो अतिक्रमण आपके द्वारा किया गया था, ये भी तो बताइए। कानून का उल्लंघन अगर कोई करेगा तो उसको गिरा दिया गया। ये देखिए आप मेरी बात, अब जो अब मेरी बात स्वीकारिए, बात इसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सिटी जो रिलायंस की भी बनी थी, इसको पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस का दे दिया सरकार ने बनने से पहले, उस पर भी कोई सवाल पूछ रहा है, वो भी एक यूनिवर्सिटी। मेरी बात पूरी होने, जवाब ले लेता हूँ, बात वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब मुझे बता दीजिए कि जो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फर्जी आया, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मंत्री को पनिशमेंट दिया, किस अधिकारी को पनिशमेंट दिया? सवाल हमारा ये है, हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है, अगर होता तो जो उसके इंडिकेटर आप उसको देखिए ना। ठीक है, लास्ट बात, जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने शिक्षा का बजट 1.75% कम कर दिया। अब आप मुझे बता दीजिए पूरे देश में शिक्षा ही महंगी हो जाएगी, ऐसा नहीं लगाएगी सरकार, इसलिए आयुष के पास सेकंड आ रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आयुष के पास चले उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा प्रशांत। देखिए जो जवाब आपको देने होंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं दोनों जगह, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और युवाओं के सवाल हैं और वाजिब सवाल है। देखिए स्किल, मैडम का सवाल था, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, हर जिलों में कई सारे केंद्र खुले होते हैं और पिछले 6 साल में 16 लाख लोगों को उसके अंदर ट्रेनिंग दी गई है और कई सारे सेक्टर्स पे वो काम कर रहे हैं। रोजगार का विषय हो या इन्वेस्टमेंट का विषय हो, सभी विषयों पर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अमन जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि काफी देर से आपने सब कुछ सुना और जिस तरीके से निवेश की बात हो रही है और आयुष ने जिस बात से अपनी बात को विराम दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इसका 50% भी जो है, 50% जो है वो अगर जमीन पर उतर जाता है तो वाकई में जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत आगे जाएगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो जो निवेश करती है कोई भी इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, कभी भी सारा अपने पैसे से नहीं करता है। जब वो निवेश करता है तो कुछ लोन लेता है, इक्विटी लेता है, लोगों से लेता है, बैंकों से लेता है। तो अगर वो 1 रुपया लगा रहा है, कम से कम 3 से 4 रुपये है बाहर मार्केट से वो उठाता है वो निवेश करने के लिए। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो किए जा रहे हैं, अगर हम लेके चले कि 32 या 33 लाख करोड़ के हैं, तो पहली बात तो ये 1 साल में लागू नहीं होंगे, अगले 2, 3, 4, 5 साल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की धाराएं होंगी। दूसरा, अगर हम ये भी लेके चले कि कम से कम जो निवेश करता है 3 गुना भी करे तो एक तरीके से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का निवेश जो है अगले 3 या 4 साल में होगा, जिसमें से हम लेके चले तो वही 33, 34, 45, 40 लाख करोड़ के करीब निवेश हो जाता है। उसका 50% भी जैसे उन्होंने कहा अगर हम करते हैं तो 20 लाख करोड़ के करीब निवेश हो जाता है, जो इस समय
यूपी सरकार का जीएसपीडी है। मतलब जो हमारा जो ग्रोथ है उत्तर प्रदेश का वो करीबन 20-21 लाख करोड़ के करीब है। अगर उतना भी हम कर लेते हैं और हमारा बजट जो इन्होंने किया 7 लाख करोड़ के करीब जो एक्सपेंडिचर बजट की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी लेके चलें तो हम $500 ट्रिलियन इकोनॉमी इसी साल में हो सकते हैं। इसमें एक मेरा सवाल भी था, सरकार की तरफ से जो दावे किए गए उसे आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन साथ ही एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि एक ऐसे समय में जब ग्लोबल रिसेशन हम देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी तो एक्सपोर्ट वाले फैक्टर्स का और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारा जो अपना घरेलू बाजार है वहाँ चीजें कंज्यूम हो, उस पर काम करने की जरूरत है। और साथ ही एमएसएमई यूनिट्स पर बहुत फोकस किया गया है। लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करती हैं। इनको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें जो यूपी का शेयर है वो और ज्यादा बेहतर हो पाए? हमसे आगे कई राज्य इस मामले में यूपी को और ज्यादा कॉम्पीट करना है इसमें। देखिए, मेरे विचार में कोई उत्तर प्रदेश में ऐसी कमी नहीं है कि निवेश ना हो। पहली चीज, जो कमी थोड़ी बहुत आती है, जो उद्यमों को कमी आती है, वो आती है पैसा लेने की। इन्वेस्टर्स से, इक्विटी होल्डर से तो पैसा आ जाता है जब शेयर लॉन्च किए जाते हैं, पर जो बैंकों से पैसा लेना होता है वहां पे बैंकिंग प्रणाली अभी भी बड़ा स्लो है। अगर आपने सुना होगा पिछले 1-1.5 साल में निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि बैंकों को ऐसा सिचुएशन बनानी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जो बैंक मैनेजर लेवल पे, जो ब्रांच लेवल पे होता है, स्ट्रक्चर तो बन जाते हैं, चेयरमैन भी बना देते हैं, बैंक भी कहते हैं दिया जाए, सरकार भी कहती है दिया जाए, पर जो धरा पे लोग बैठे हैं जिन्होंने सैंक्शन करना है, अगर वो सैंक्शन नहीं करेंगे तो आज मैं उद्योग लगाना चाहता हूं, वो जाके 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में अगर पैसा आएगा तो फिर अड़चने आती हैं किसी भी उद्योग में। वो ना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, ना निर्मला सीतारमण जी कर सकती हैं, ना कोई और कर तो सकता है। सरकार जो दावा कर रही है उसका मैं जिक्र करता हूं। आज भी उसका दावा किया गया कि सरकार ने निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च कर दिया है, निवेश इंसेंटिव पोर्टल लॉन्च किया है, निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। निवेश मित्र के जरिए 350 एनओसीज एक जगह दी जा रही है। सेकंड प्रोसेस होता है निवेश सारथी का, यानी कि एमओयू साइन होने के बाद मॉनिटरिंग वाला जो पर्सपेक्टिव है वो इस पोर्टल के जरिए होगा। फिर तीसरी बारी आती है निवेश इंसेंटिव की। सरकार ये कह रही है कि इंसेंटिव देने का जो प्रोसेस होगा वो भी हमने ऑनलाइन कर दिया है। ये चीजें ग्राउंड पर कितनी एग्जिस्ट करती है और अगर सरकार के दावे सही मानते हैं आप तो फिर उससे सहूलियत कितनी बढ़ जाती है? अमन जी थोड़ा संक्षिप्त में। हाँ जी, मेरे विचार में सरकार जो कह रही है वो अपना काम करने में सक्षम होगी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्लियर नजर आ रही है उनके काम में। पर ये कितना हो पाएगा कहना मुश्किल है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और एक पोर्टल और एनओसी देना अलग चीज होती है। उसको जो पूरा करना होता है, जो जमीनी स्तर पे एक आदमी ऑफिसर बैठा है उसने करना होता है। और वहाँ पे एक बहुत झिझक हो गई है बैंकिंग के अंदर क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम एनपीएस आए हैं। वापस आपके पास आऊंगा यामिनी जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूं जहां हमारे साथ हिमांशु गाजियाबाद से हमारे सहयोगी, उनके साथ में कई उद्यमी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से हिमांशु अब निवेश की बात हो रही है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जो आरोप था वो भी कहीं ना कहीं आपने क्लियर कर दिया है। इस पूरे जो वार्तालाप अभी तक हुआ है इसको उद्यमी जो है वहां के जो आपके साथ में मौजूद है वो इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम उद्यमियों से ही हम जान लेते हैं जिस तरह से अभी हम पूरा डिस्कशन हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर यूपी के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जितना कहा जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो आरोप लगाया था उसका जवाब तो आपने दे ही दिया था। आपसे शुरू करता हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूपी के लोगों के लिए और मैं कहता हूँ कि आसपास के लोगों के लिए भी। अगर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से हमारे उद्योगों की भी तरक्की होगी। कुछ बड़े उद्योगों को सप्लाई करेंगे, कुछ डायरेक्ट। ने कितना इन्वेस्ट किया इस बार अगर मैं जानना चाहूँ? 25 करोड़ का प्रपोजल है और उसके साथ हमने एमओयू आपने साइन किया है 25 करोड़ का? हाँ जी, हाँ जी। आपने सर कितने का एमओयू साइन किया है? वेयर हाउसिंग के लिए 10 करोड़ रुपए का पहले साल में और 15 करोड़ रुपए अगले 3 सालों में प्रस्ताव दिया है। लगता है कि सर ये कितने सालों में धरातल पर आ जाएगा? ये अगले 2-3 सालों में आ जाएगा। लैंड हम लोगों को ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। जीडीए ने भी कुछ प्लॉट। चलिए ठीक है हिमांशु सर, 2 उद्यमी जो आपके पास है 50 करोड़ का निवेश तो उनके द्वारा ही हो गया जितना उन्होंने अभी तक बताया है। मैं लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। यामिनी जी मैं आपके पास आऊंगा चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं और हमारे साथ जो मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं जो लगातार न्यूज स्टेट को देखते हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि आसान शब्दों में थोड़ा सा आप ये क्लियर करें कि जो निवेश हो रहा है वो कैसे हितकर होगा प्रदेश के लिए, कैसे उनके लिए लाभप्रद होगा। मैं चाहूंगा आसान शब्दों में जैसे उनको भी समझ में आए। जी देखिए, जब भी कोई निवेश होता है या कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो वो लैंड खरीदता है, प्लांट एंड बिल्डिंग खरीदता है, उसके अंदर पैसा खर्च करता है, फिर लोगों को एम्प्लॉय करता है,
वो लोग जो काम करते हैं उनको पैसा देता है और उस पैसे से जाकर के वो अपनी फैमिलीज के लिए या अपने लिए सामान खरीदते हैं, तो उससे एक डिमांड बढ़ती है, चाहे वो गेहूं की डिमांड हो, चाहे वो गाड़ी की डिमांड हो, चाहे वो शिक्षा की डिमांड हो, स्वास्थ्य की डिमांड हो। इसे हम एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं कि अगर आपने 100 रुपए निवेश किया तो 500 रुपए तक इकोनॉमी में ऐड होता है। तो वो कितना मल्टीप्लायर होता है वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो पिल्फरेजेस खत्म हो जाए। जो सरकारों का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस प्रोवाइड करके, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करके, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करके उसे मैक्सिमाइज करें। बिल्कुल गौरव, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने 3 सवाल पूछे थे। मैंने पूछा था कि जो पूरा विकास की बात कर रहे हैं उसमें कितने एमओयू साइन हुए, कितने धरातल पे उतरेंगे, और जो इनका विकास का मॉडल है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे लॉजिस्टिक्स का कोई भी संबंध हो या कोई भी चीज हो, वो जमीन पे क्या दिखता है। मैं गाँव में रहता हूँ, मुझे पता है कि वहां पर जो बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर मंडियां बनी थी, विकास के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर, आज वहां पर भैंसें बनी हुई है, चारा डाला हुआ है, वहां पर ना दुकानें लग रही है ना मंडियां बन रही है। एमएसएमई की बात कर रहे हैं, एमएसएमई के लिए अब CMI की रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र करा गया है कि जितने यहाँ पर लोन दिया गया, जितनी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी, उसका 76% भी यहाँ पर नहीं आई है, धरातल पर नहीं उतरी है। तीसरा मेरा आरोप था कि यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, देखिए 4.21 लाख करोड़ का जो है वो बुंदेलखंड के लिए जी, जैसा कि आज के इस मैंने ठीक है। मैं बस एक चीज मैं आपसे यहाँ पे बोलना सीमित समय में बीजेपी प्रवक्ता से जवाब देने वाला जैनेंद्र की अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि जो विकास होगा प्रदेश का वो समावेशी होगा। जो मेरी पहली बात छूट गई थी वो यही थी कि इस बार पूर्वांचल को भी लगभग 45% निवेश में 26% निवेश मिला है, बुंदेलखंड को और अवध क्षेत्र को 13% मिला है और पश्चिमी क्षेत्र को 45% निवेश मिला है। साथ में इसमें क्या है कि जो कुल निवेश आएगा इस बार वो निवेश लगभग 56% विनिर्माण क्षेत्र में आएगा और उसका कारण ये है कि उसकी वजह से एमएसएमई जो है उसमें सुधार आएगा। जैसे 95 लाख एमएसएमई है, उसमें केवल 10 लाख हमारे यहाँ रजिस्टर हैं। उनका तो पिछले 3-4 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ सरकार ने लोन दिया या अलग अलग तरीके से सहायता की है, लेकिन इसके बाद जो रजिस्टर नहीं है उन एमएसएमई को उभरने में सहायता मिलेगी। ठीक है, जल्दी मुझे लग रहा है सरकार के साथ आप आएंगे। ये नहीं, जो धरातल पर नजर आ रहा है मैंने वो बताया। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। धर्मेंद्र, देखिए, मेरे सामने देश के युवा बैठे हैं, मैं वैसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि स्किल इंडिया और स्टार्टअप दो आपने प्रोपेगेंडा अपने सामने सुना होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। आप अपने सराउंडिंग में 10 व्यक्तियों से 10 मतलब अपने कलीग से बात करना, अपने साथ के स्टूडेंट से बात करना कि क्या एक्चुअल में स्थिति है उसकी, अब आपको पता चलेगा। दूसरा मेरा ये आरोप ये है कि जो देश या फिर विश्व की इकोनॉमी की रीढ़ है वो एमएसएमई है और देश में अपने भारत में कम से कम खेती है। तो अगर खेती की तरफ कोई नहीं देख रहा है, 60% आबादी उस पर निर्भर करती है, उस पर कोई बात नहीं करता। जब किसान की आय दोगुनी करने की बात आएगी तो दूसरी समिति चलनी शुरू हो जाएगी। किसान की आय दोगुनी करने की बात आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। किसान का बीज बढ़ जाएगा, बिजली का रेट बढ़ जाएगा, उस पर कोई बात नहीं करेगा। अब मैं चाहूंगा कि आप एक-एक करके जवाब दे दें और आपको अलग-अलग से उलझा दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, फिर मेरे ख्याल से आप भी बेहतर होंगे, हम भी बेहतर होंगे। ठीक है, युवाओं के जरिए आपने वोट अपील भी थोड़ी सी कर दी मुझे लगता है। प्रशांत, देखिए, अभी जो रिसेंटली हमारा बजट आया है उसमें हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे किसान का हो, चाहे उद्योग का हो या बाकी वर्गों का हो। जो भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ सबका विकास नारे के साथ सभी वर्गों को लेकर के चलने का काम कर रही है। हम किसी को ना तो इग्नोर करते हैं और ना ही हमारी नीति और नियत में कोई कमी है। जो लोग आरोप लगाते हैं उन्होंने चूंकि अपने समय में कुछ नहीं किया। जो उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, आज 6 साल में आज उसकी मैं इस पे एक आपत्ति और अगले 4 सालों में उसके और नहीं कर सकते। वहाँ पर श्री राम की अयोध्या है, वहाँ प्रयागराज है, कृपया बीमारू ना बोले। प्रधानमंत्री ने भी अपने अबोध मन में बोल दिया बीमारू पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की। मुझे, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता विकास की दृष्टि से बीमारू कहा जाता था। बीमारू ना बोलिए। अरे मैं बोलूँ, आप बीमारू मत बोलो। आपके कहने से मैं थोड़ा नहीं, आपको हक नहीं है मेरे प्रदेश को। मैं भी उत्तर प्रदेश का, आप नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं, गाली नहीं दे। घोटालेबाज लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नहीं साइकिल मेरे गाली नहीं, विकास की वजह से विकास की दर से बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे ले जाने हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे। आयुष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे, उसके अलावा मानवेंद्र प्रयागराज से थे, हिमांशु गाजियाबाद से, सुशांत वाराणसी से जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी से हमारे साथ प्रशांत जी थे, धर्मेंद्र समाजवादी पार्टी से, जैनेन्द्र एसबीएसपी से थे, गौरव कांग्रेस से थे हमारे साथ में। उसके अलावा प्रोफेसर अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री थे, बैंकिंग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से निवेश महाकुंभ पर महादंगल में आपने देखा कि कैसे आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर निवेश आ रहा है तो शायद निवेश आने के बाद उत्तर प्रदेश अब और भी ज्यादा विकसित होगा। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा सुदृढ़ होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।